अनमोल के आने की खुशी में दावत में आए सभी मेहमान पधार चुके थे। सेवक के ऐलान करने के बाद हॉल के बीचों बीच एक स्टेज पर जादूगर अपना खेल दिखाने के लिए सबके सामने आता है। सब उसका खेल देखने को उत्सुक है। जादूगर सबके सामने सर झुकाता है और मुस्कुराते हुए अपने हाथों को नजाकत के साथ हवा में बेहतरीन तरीके से लहराता हुआ एक खूबसूरत आतिशबाजी का नमूना पेश करता है, जिसकी खूबसूरती देखकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और सबकी आंखें उस आतिशबाजी की रोशनी पर ही टिकी रह जाती हैं। सारे मेहमान तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद जादूगर अपना दूसरा खेल दिखाता है, जिसमें वो एक शीशे के घड़े में तैरती हुई मछली को एक खूबसूरत चिड़िया में बदल देता है और वो चिड़िया पानी से निकलकर पूरे हॉल में उड़ने लगती है। फिर जादूगर अपने हाथों को लहराता हुआ उस चिड़िया को इशारा करता है और वो चिड़िया उड़ती हुई दोबारा पानी के घड़े में समा जाती है और दोबारा एक छोटी सी मछली में बदल जाती है। ये नजारा देखकर शनाया भी उस जादूगर के खेल में मानो खो जाती है और वो भी ताली बजाने लगती है। शनाया की जेब में रखी जड़ी बूटी उससे कहती है, ये सिर्फ आंखों का धोखा है, असली जादू नहीं है, सादा उछल मत। शनाया अपनी धीमी आवाज में जड़ी बूटी को कहती है, आंखों का धोखा हो या फिर असली जादू, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन देखने में कितना जबरदस्त लग रहा है, ये देख। या फिर सीधा कहते कि तुझे जलन हो रही है उसके जादू से। जड़ी बूटी से हंसने की आवाज आती है और वो शनाया से कहती है, मुझे किस बात की जलन होगी, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं तो खुद ही एक जादू हूं। तभी हॉल के अंदर सब लोग जादूगर की तारीफ में तालियां बजाते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जादूगर को बेहतरीन तोहफों से नवाजा जाता है और फिर सबके शांत हो जाने के बाद जादूगर सेनापति चक्रदेव से नम्रता पूर्वक कहता है, बताइए प्रभु, आपको मेरी प्रस्तुति कैसी लगी। चक्रदेव कहता है, आज के मुख्य दर्शक और हमारे बेटे अनमोल आपको बताएंगे कि आपकी प्रस्तुति उन्हें कैसी लगी। हालांकि चक्रदेव खुद भी जादूगर की प्रतिभा से बेहद प्रभावित हो चुका था, लेकिन उसने खुद उसकी तारीफ करने से पहले अनमोल की तरफ देखकर उसे इशारे में कहा कि वो अपनी राय सबको बताए। अनमोल अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए जादूगर से कहता है, मित्र, आपकी कला बेशक काबिल तारीफ है, बस क्षमा के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि यह नमूना जो आपने अभी प्रस्तुत किया उसे जादू नहीं कहते, बल्कि ये एक विज्ञान का प्रयोग है, या फिर यूं कहिए कि एक दृष्टि विज्ञान का नमूना है, जिसमें हम लोगों को वही दिखाते हैं जो हम उन्हें दिखाना चाहते हैं। इस विद्या को मेरे गुरु यश आचार्य ने मुझे भी सिखाया है, इसीलिए मैं इस प्रयोग के बारे में जानता हूं। जादूगर भी मुस्कुराते हुए सर झुकाता है और कहता है, मैं आपकी राय का आदर करता हूं प्रभु, परंतु शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। यह दृष्टि विज्ञान नहीं बल्कि सच में जादुई विद्या का नमूना था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन यदि आप खुद ऐसा नमूना दिखाकर सिद्ध कर देंगे कि यह केवल एक दृष्टि विज्ञान था, तो आप जो कहेंगे मैं वो हारने के लिए तैयार हूं। हालांकि ये बात अलग है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जादूगर अनमोल के सामने जैसे ये प्रस्ताव रखता है, अनमोल की नजर जादूगर के ठीक ऊपर छत से लटकते हुए बड़े झूमर की तरफ जाती है जो उसने खुद लगवाया है, ताकि जैसे ही शनाया उसके नीचे आए वो झूमर उसके सर पर गिरे। अनमोल को यह लगता है कि अगर वो जादूगर की जगह जाकर खड़ा हुआ और जादुई नमूना दिखाते हुए कहीं उसके सर पर वो झूमर गिर गया तो उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए अनमोल जादूगर से कहता है, यदि आप इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं तो मैं आपकी चुनौती स्वीकार करके आपकी इस जादुई विद्या का अनादर कभी नहीं करूंगा। अनमोल जादूगर के लिए ताली बजाने लगता है और कहता है, आपकी प्रस्तुति हमें बेहद पसंद आई, बहुत शानदार था। अनमोल के आदेश पर सेवक उस जादूगर को कुछ उपहार देते हैं और अनमोल उस जादूगर को बधाई देता है। जादूगर सर झुकाकर अपना आदर दिखाता है और फिर वहां से चला जाता है। फिर एक सेवक आगे आकर ऊंची आवाज में ऐलान करता है, अब छोटे मालिक अनमोल बाबू के लिए हमारी छोटी मालकिन शिरीन और उनकी प्यारी बहन उनकी शान में 2 शब्द कहेंगी। और ये कहकर सेवक वहां से पीछे हट जाता है, लेकिन शनाया को एकदम से कुछ समझ में नहीं आता कि सेवक की इस बात का क्या मतलब था। शनाया ने तो कभी ऐसा नहीं कहा था कि उसे अनमोल के बारे में कुछ कहना है, वो भी सबके सामने। शनाया की जेब में रखी जड़ी बूटी शनाया से कहती है कि तूने किसी से ऐसा कुछ कहा था कि तुझे भरी महफिल में अनमोल के लिए लच्छेदार बातें करनी है। शनाया चुपके से जड़ी बूटी को जवाब देती है, नहीं, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा, पता नहीं वो नौकर अपने हिसाब से ऐसा क्यों कह रहा है। और शनाया देखती है कि वो सेवक ये कहकर चुपचाप लोगों के बीच से होता हुआ हॉल से बाहर चला जाता है। शनाया उस सेवक का पीछा करना चाहती है, लेकिन उस सेवक के ऐलान करने की वजह से सबकी नजरें शनाया की तरफ आकर ठहर गई थी। सब लोग शनाया को देखकर ताली बजाते हुए उसका मंच पर आने का इंतजार करने लगते हैं। शनाया की समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे, लेकिन वो आखिरकार आगे बढ़ती है और हॉल के बीचों बीच मंच पर जाकर खड़ी हो जाती है।
शनाया के ठीक सर के ऊपर एक बहुत बड़ा झूमर है जो अनमोल के प्लान के हिसाब से शनाया पर गिरने वाला था। अनमोल सबसे नजरें बचाकर ऊपर झूमर की तरफ देखता है जो अब थोड़ा थोड़ा हिलने लगा है। वहां दूसरी तरफ हॉल के बाहर वो नौकर जिसने शनाया को 2 शब्द बोलने का झूठा ऐलान किया था, वो एक घोड़े पर सवार होता है और जल्दबाजी में वहां से निकलने लगता है। उसे एक सेवक शक की नजर से देखता है और सोचता है कि ये सेवक इतनी जल्दबाजी में घोड़े पर सवार होकर कहां भाग रहा है। वो सेवक मुख्य द्वार की तरफ जाता है, लेकिन तब तक उसका ऐलान करने वाले सेवक का घोड़ा मुख्य द्वार से बाहर जा चुका होता है। वो सेवक मुख्य द्वार पर खड़े सिपाहियों से पूछता है, वो आदमी कौन है और घोड़े पर सवार होकर इतनी जल्दबाजी में कहां जा रहा है? मुख्य द्वार पर खड़ा सिपाही कहता है, हमें क्या पता, शायद किसी आदेश का पालन करने जा रहा हो। सेवक कहता है, इस वक्त इतनी जल्दी में क्यों जाएगा? एक सिपाही जवाब देता है, अंदर से बाहर ही तो गया है ना, हमारा काम बाहर से अंदर आने वालों को रोकना है। तुम्हें अगर उसे पूछकर पता करना है तो जाओ, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? वो सेवक आगे बहस नहीं करता और वहां से वापस जाने लगता है, लेकिन उसे दूर से ही दिखाई देता है कि जिस हॉल में भोजन समारोह चल रहा है उसकी छत पर 2 आदमी कुछ कर रहे हैं, जैसे वो खुद को छुपाकर किसी चीज को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक अपने दाएं बाएं देखकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि वो पकड़ा ना जाए। सेवक जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुपते हुए उस हॉल की छत की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ हॉल के अंदर शनाया सोच रही होती है कि उसे आखिर अनमोल के बारे में क्या बोलना चाहिए। शनाया हमेशा से ही पब्लिक स्पीकिंग के मामले में कमजोर रही थी। जब वो रॉ की एजेंट थी तब भी उसे गोली चलाने में इतनी परेशानी नहीं होती थी जितना कि अपने जूनियर ऑफिसर की टीम को मोटिवेट करने या उन्हें किसी तरह की ब्रीफिंग देने में होती थी। हालांकि उसे हमेशा से अपनी इस कमी को मिटाकर एक ऐसी महिला ऑफिसर बनने की ख्वाहिश थी जो अपने सारे जवानों को एक लाइन में खड़ा करके एक लंबी स्पीच दे, उन्हें मोटिवेट करके एक जोर का नारा लगाकर पूछे, हाउ इज द जोश। लेकिन शनाया के सामने ना ही कभी ऐसा मौका आया जिसमें उसे इस तरह से अचानक पब्लिक स्पीकिंग के लिए किसी ने मजबूर किया हो, और ना ही उसने खुद से ही आगे बढ़कर ऐसी कोई इच्छा जताई हो। लेकिन क्योंकि शनाया को सभी लोग इस तरह से देख रहे थे जैसे अब वो किसी तरह का नाच शुरू करने वाली है या किसी तरह का कोई मदारी का खेल दिखाने वाली है, शनाया के लिए ये एक नया तजुर्बा था जिसमें सारी लाइमलाइट शनाया के लिए थी। शनाया का मन इतना घबराने लगा था जैसे वो जोर जोर से रो पड़े और चिल्लाकर वहां से भाग जाए। शनाया मन ही मन कहती है, दिस इज सो रॉन्ग, आई कांट डू दिस, ये मुझसे नहीं होगा। शनाया की जेब में रखी जड़ी बूटी हंसती है और कहती है, क्या हुआ स्पेशल एजेंट शनाया, 2 शब्द ही तो बोलने, और वो भी तुम्हारे प्यारे भाई अनमोल बाबू के लिए जिनका तुम इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शनाया जड़ी बूटी की बात को नजरअंदाज करती है और फिर मन ही मन तय करती है कि वो कुछ भी भाषणबाजी करके वहां से जल्द पीछे हट जाएगी ताकि जितना जल्दी हो सके वो एक राहत की सांस ले पाए। शनाया एक गहरी सांस लेती है और अपने स्कूल के दिनों को याद करती है जब वो स्टेज पर चढ़कर अपने टीचर्स और स्टूडेंट साथियों के लिए एनुअल फंक्शन पर कुछ परफॉर्म किया करती थी। वो उसी क्षण को याद करके अपनी स्पीच शुरू करते हुए कहती है, आदरणीय अतिथिगण, प्यारे पिताजी, माँ जी, मेरे बड़े भाई अनमोल और मेरी दोनों बहनें, मैं शनाया। और शनाया फौरन अपना नाम बोलने से पहले रुकती है और अपना नाम बदल कर कहती है, मैं शिरीन। आप लोगों को बस इतना कहना चाहती हूँ। और ये कहकर शनाया चुप हो जाती है और शनाया को वाकई कोई शब्द नहीं मिलते कि वो ऐसा क्या कहे। लोग आखिर इतनी लंबी स्पीच और भाषण कैसे दे देते हैं? किसी मुजरिम का पीछा करना या गोली चलाना, ये सब तो शनाया के बाएं हाथ का खेल था। उसे पता था कि किसी मुजरिम का पीछा करने के लिए सिर्फ स्टैमिना चाहिए होता है और किसी पर गोली चलाने के लिए आपका निशाना सटीक होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल बात है, किसी तरह की कोई माथापच्ची नहीं। लेकिन यहाँ स्टेज पर जहां आपको बहुत सारे लोग घूर घूर कर देख रहे हो और ऐसा महसूस करा रहे हो जैसे आप खुद एक मुजरिम हो और आपको एक तरह से सफाई देनी है, ये क्या बात हुई? ये किस तरह का रिवाज है? शनाया फिर भी मन ही मन कुछ जोड़ तोड़ कर कह डालती है, मुझे अनमोल भाई के आने का मेरा मतलब है कि मैं बहुत खुश हूं कि अनमोल भाई यहाँ आए और आप सब यहाँ आए। और शनाया फिर से बोलते बोलते रुक जाती है और खुद से कहती है, यार ये क्या सरदर्द है, बहुत हो गया, भाड़ में गई तहसीब। और फिर शनाया अपने असली लहजे में आ जाती है और बेबाकी से कहती है, देखो भाई लोग सब मजे करो, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। ये अनमोल भाई मेरा अच्छा भाई और मुझे अच्छा लगा कि वो यहाँ पर आया। शनाया की इस तरह की भाषा सुनकर चक्रदेव के साथ उसका सारा परिवार और अनमोल भी अचंभे में पड़ जाता है कि शिरीन ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। और फिर शनाया अपनी बात को पूरा करके पीछे हटते हुए कहती है, बस अब सब मिलकर मजे करो यार, मैं क्या ही बोलूं, मैं खुश हूं, तुम सब भी खुश हो। शनाया की जेब में रखी जड़ी बूटी जोर जोर से हंसती और कहती है, वाह क्या स्पीच दी है। मुंबई के किसी टपोरी जैसी स्पीच सुनकर सभी दंग रह गए। शनाया दांत पीसते हुए जड़ी बूटी से कहती है, तू अपना मुंह बंद रख।
अनमोल शनाया के ऊपर लटकते हुए झूमर को देखता है जो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है और मन ही मन खुद से कहता है, अरे जल्दी टूट जाओ, वो हट रही है वहां से। दूसरी तरफ बाहर यहाँ हॉल की छत के ऊपर दो आदमी चेहरे पर नकाब बांधे एक मोटी सी रस्सी को चाकू से काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये रस्सी सीधा झूमर से बंधी हुई है जिसके नीचे शनाया हॉल में खड़ी है। इन दोनों आदमियों को अनमोल ने ही गुप्त रूप से रस्सी काटने को कहा था, लेकिन किसी कारण से वो रस्सी काटने में देरी लगा रहे होते हैं। दूसरी तरफ से वो सेवक जिसने उन दोनों आदमियों को दूर से ही हॉल की छत पर चुपके से कुछ करते हुए देखा था, वो धीरे धीरे सीढ़ी से होता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है और चुप कर देखता है कि ये दोनों आदमी उस मोटी रस्सी को काटने में लगे हैं। पहला आदमी दूसरे से कहता है, अरे जल्दी करो ना भाई, इतनी देर में तो वो झूमर के नीचे से शिरीन हट जाएगी। रस्सी काटते हुए दूसरा आदमी कहता है, मैं पूरी जान लगाकर काट रहा हूं, अगर इतनी ही दिक्कत है तो खुद करके देख ले। ये रस्सी पता नहीं किस गधे ने बांधी है, इतनी मजबूत रस्सी लगाने की जरूरत क्या थी जब उसे पता ही था कि हम इसे काटने वाले हैं। दूर खड़ा सेवक ये सुनकर हैरान हो जाता है। यहाँ हॉल के अंदर शनाया के सर के ऊपर लटकता हुआ झूमर थोड़ा थोड़ा हिलता हुआ नजर आता है और अनमोल उसे देखकर असमंजस में होता है और अनमोल मन ही मन कहता है, चल गिर जा, हट जाएगी वो, वरना ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। यहाँ शनाया झूमर के नीचे से हटने ही वाली होती है कि उसके मन में कुछ बात आ जाती है जो वो कहना चाहती है। फिर अपने कदम पीछे लेकर दोबारा मंच के बीचों बीच आ जाती है। शनाया को झूमर के नीचे दोबारा खड़ा देखकर अनमोल के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो मन ही मन कहता है, ये हुई ना बात। शनाया अपने चेहरे से भावुक दिखाई देती है, जैसे वो कुछ ऐसा कहने वाली हो जो सीधा उसके दिल से निकलेगा। और फिर शनाया अपना गला साफ करते हुए कहती है, मैं बहुत दिनों से खुद को अकेला महसूस करती हूँ। जड़ी बूटी शनाया से कहती है, रहने दे, ये सब मत बोल। शनाया जड़ी बूटी की बात को ऐसे अनसुना कर देती है जैसे जड़ी बूटी ने कुछ कहा ही ना हो। शनाया अपनी मन की बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हमें आसपास की जगह का कुछ पता ना हो तो ऐसा लगता है जैसे एक नई दुनिया में आ चुके हों। तो उस वक्त आपको सिर्फ घबराहट होती है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हों, किसी से भी लड़ने की हिम्मत रखते हों, लेकिन फिर भी आप डरा हुआ महसूस करते हैं और इस डर का नाम अकेलापन होता है। इस अकेलेपन से लड़ने के लिए आपको हथियार नहीं चाहिए होते हैं, आपको ताकत नहीं चाहिए होती है। इस अकेलेपन से मुकाबला करने के लिए आपको सिर्फ एक ही तरह के हथियार की जरूरत होती है और वो है रिश्ते। ये बात कहते हुए शनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे फिर से बिक्कू के साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं, जिसने बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के शनाया के साथ एक रिश्ता कायम किया था, जो अपने आप में एक अनोखा रिश्ता था। हॉल में खड़े लोगों को शनाया की बातें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रही हैं। लेकिन शनाया की बातों में और उसकी आवाज में इतनी सच्चाई झलकती है कि सारे लोग उसे ध्यान से सुनने लगते हैं। क्या शनाया अनमोल के बिछाए उस मौत के जाल से बच पाएगी? क्या उसे समय पर पता चल पाएगा कि मौत उसके सर के ऊपर मंडरा रही है? क्या वो झूमर शनाया के ऊपर गिरकर उसकी जान ले लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शनाया के सर पर लटकता हुआ झूमर अब थोड़ा बहुत हिलने लगा था, क्योंकि छत पर मौजूद दोनों सिपाही उसकी रस्सी लगभग पूरी तरह से काटने ही वाले थे। अनमोल वो झूमर शनाया के ऊपर गिरते हुए देखने के लिए बेताब हो रहा था और शनाया, जिसे इन सब का जरा भी पता नहीं था, वो अपनी बात कहते कहते भावुक होकर सर झुकाए जमीन पर टकटकी बांध कर देखे जा रही थी, जबकि मौत ठीक उसके सर पर मंडरा रही थी। शनाया की बात सुनकर चक्रदेव इतना भावुक हो जाता है कि वो शनाया की तरफ आगे बढ़ता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हम आपकी भावना को समझ सकते हैं शिरीन, आप जो भी कह रही हैं दिल से कह रही हैं। आखिर अनमोल कितने दिनों के बाद आता है यहाँ। हम भी कई बार ज्यादा भावुक हो जाते हैं और उसे याद करते हुए तो हम भी कई बार रो भी चुके हैं। ये कहकर चक्रदेव मुस्कुराते हुए अनमोल की तरफ देखता है, लेकिन अनमोल की तो मानो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि झूमर के नीचे खुद उसके पिता चक्रदेव आकर तब खड़े हो जाएंगे जब उसकी रस्सी लगभग कटने वाली होगी। इससे पहले कि झूमर शनाया के साथ साथ चक्रदेव को भी अपनी चपेट में लेता, अनमोल अपने पिता को बचाने के लिए बेतहाशा उसकी तरफ भागता है। दूसरी तरफ छत पर रस्सी काट रहे अनमोल के दोनों आदमी अपनी पूरी मेहनत से इस काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं, लेकिन वो सेवक जो छुपकर उनकी ये हरकत दूर से ही देखकर उनके पास आ रहा था, वो अब चिल्ला पड़ता है, कौन हो तुम लोग और क्या कर रहे हो वहां पर?
पहला आदमी पलटकर इस सेवक की तरफ देखता है और डर जाता है। वो जल्दी से दूसरे आदमी से कहता है, अरे छोड़ इसको, पकड़े जाएंगे तो सर धड़ से अलग कर देगा सेनापति। लेकिन दूसरा आदमी रस्सी पर चाकू और तेजी से चलाने लगता है और कहता है, बस बस बस, हो ही गया। पहला आदमी देखता है कि वो सेवक उनकी तरफ दौड़ कर आ रहा है। वो आदमी जल्दी से अपने आसपास देखता है और उसे वहां पर पास में पड़ा हुआ एक पत्थर दिखाई देता है। वो आदमी झट से उस पत्थर को उठाता है और उससे उस चाकू पर दे मारता है, जिससे पहला आदमी रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था। पत्थर के चाकू पर लगते ही एक झटके से ही रस्सी पूरी तरह से कट जाती है और नीचे हॉल में लगा झूमर शनाया के सर पर पूरी रफ्तार से मानो गिरने के लिए चल पड़ता है और अनमोल उस झूमर को नीचे की तरफ गिरते हुए अपनी आंखों से देखता है। अनमोल को झूमर और उसके नीचे खड़े अपने पिता चक्रदेव के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अनमोल झूमर की तरफ भाग रहा था। इतनी रफ्तार से भागते हुए भी उसके पास मानो सब कुछ थम सा गया था। अगर उसे कुछ गतिशील मालूम हो रहा था तो सिर्फ उसके पिता के ऊपर गिरने वाला वो झूमर, और अपने पिता को बचाने के लिए अनमोल तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके कदम और उसके दिल की धड़कन जो चीख चीख कर ही कह रही थी, अगर मेरी वजह से पिताजी को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अनमोल की स्लो मोशन वाली दौड़ में शनाया की भी नजर हल्की से ऊपर उठती है और उसे अनमोल अपनी तरफ दौड़ कर आता हुआ दिखाई देता है। इससे पहले कि शनाया कुछ भी समझ पाती, अनमोल शनाया तक पहुंच जाता है और अपने पिता चक्रदेव को दोनों हाथों से जोर का धक्का देकर उन्हें पीछे धकेल देता है। चक्रदेव अपनी पत्नी शकुंतला देवी पर जा गिरता है। शनाया अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग के कारण इतनी फुर्तीली होती है कि इस 2 सेकंड के समय में ही वो न सिर्फ अपने सर पर गिरते हुए झूमर को देख लेती है, बल्कि अनमोल का भी हाथ पकड़कर उसे अपने साथ पीछे खींच लेती है ताकि झूमर उसके ऊपर ना गिरे और दोनों ही वहां से दूर जा गिरते हैं। ठीक उसी पल 20 फीट चौड़ा शीशे का बना हुआ भारी झूमर एक जोर की कर्कश आवाज के साथ जमीन पर गिरता है और उसके शीशे के टुकड़े मोतियों के आकार में टूटकर पानी की तरह जमीन पर बिखर जाते हैं। एक सन्नाटा सा छा जाता है। हॉल में मौजूद सभी लोगों को जैसे सांप सूंघ गया हो। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी और पैर जमीन पर जम चुके थे। हॉल में मौजूद सारे मेहमान काफी देर तक अचंभे में यूं ही खड़े रह जाते हैं। तभी बाहर से कुछ सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई देती है। पकड़ो उन्हें, भागने ना पाए। आवाज से साफ जाहिर होता है कि कई सारे सैनिक किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर अंत में वो आवाजें बंद हो जाती हैं। जमीन पर गिरे चक्रदेव, शनाया और अनमोल तीनों ही खड़े होते हैं और शनाया अनमोल की तरफ ऐसे देखती है जैसे मन ही मन कुछ सवाल करने की कोशिश कर रही हो। अनमोल उसके सवाल या निशान वाले भाव को देखकर शनाया के कुछ पूछने से पहले ही बोल पड़ता है, वो मैंने झूमर को तुम्हारे ऊपर गिरता हुआ देख लिया था इसलिए दौड़ पड़ा। लेकिन शनाया अनमोल के इस जवाब से संतुष्ट नहीं होती। उसे मन में कुछ खटक रहा होता है लेकिन वो अनमोल को कोई जवाब नहीं देती और फिर चक्रदेव का मुख्य सुरक्षाकर्मी अंदर आता है। सुरक्षाकर्मी चक्रदेव से कहता है, प्रभु, एक सेवक ने अनमोल बाबू के 2 लोगों को छत के ऊपर झूमर की रस्सी काटते हुए देखा था। हम उन्हीं को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो दोनों गद्दार भाग निकले। सुरक्षाकर्मी की इस बात को सुनकर अनमोल एक गहरी और राहत की सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और शनाया अनमोल की इस भावनाओं को अच्छे से भांप लेती है। उसका शक और भी बढ़ जाता है। चक्रदेव मुख्य सुरक्षाकर्मी की बात से बहुत हैरान हो जाता है और अनमोल की तरफ देखकर पूछता है, लेकिन उन दोनों को झूमर टांकने के लिए तुमने ही तो आदेश दिया था ना, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अनमोल हड़बड़ाने लगता है और उसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वो कुछ न कुछ बहाना ढूंढ रहा है और फिर वो चक्रदेव से कहता है, पता नहीं पिताजी, मैंने तो उनसे केवल झूमर टांकने को कहा था, पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों करेंगे। इससे पहले कि अनमोल की घबराहट से उसका कोई भेद खुल पाता, सुरक्षाकर्मी बोल पड़ता है, प्रभु, हमारा कोई दुश्मन है जो आप पर हमला करना चाह रहा होगा। शायद हमारा दुश्मन राज्य ऐसा कर सकता है। चक्रदेव पूरी तरह से कंफ्यूज दिखाई देता है और कहता है, लेकिन वो दोनों आदमी तो अनमोल के साथ यहां आए थे, उनका दुश्मन राज्य के साथ क्या लेना देना। अनमोल को बचाने के लिए चतुरा झट से आगे आ जाती है और कहती है, पिताजी, हो सकता है कि वो दोनों अनमोल भैया के साथ इसी कारण से आए हों ताकि आप पर हमला कर सकें। आखिर आए तो दोनों किसी दूसरे राज्य से ही थे ना। चतुरा की बात सुनते ही अनमोल भी जल्दी से बोल पड़ता है, हाँ पिताजी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि चतुरा बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन चक्रदेव उसकी बात काटते हुए कहता है, लेकिन हमला मुझ पर नहीं किया जा रहा था। उस झूमर के नीचे तो शिरीन खड़ी थी, मैं तो केवल इत्तेफाक से वहां चला गया था। चतुरा चक्रदेव के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहती है, पिताजी, आप अभी विश्राम कीजिए। आपके चेहरे से लग रहा है कि हम सबसे ज्यादा इसका प्रभाव आप पर हुआ है और इसका कारण भी हम समझ सकते हैं। मुख्य सुरक्षाकर्मी भी चतुरा की बात का समर्थन करते हुए कहता है, छोटी मालकिन सही कह रही हैं प्रभु, आप विश्राम कीजिए। आप चिंता ना करें, उन दोनों आदमियों को हम कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। शकुंतला देवी, जिसे वास्तव में इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था कि वहां क्या चल रहा है, उसे भी यही लगता है कि उसके पति को किसी ने मारने का प्रयास किया है। फिर वो चक्रदेव से कहती है, चतुरा सही कह रही है, आप आराम कर लीजिए,
भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। चक्रदेव शकुंतला की तरफ देखकर हल्का सा सर हिलाता है और हाँ में इशारा करता है। शकुंतला देवी सबको अपने अपने कक्ष में जाने को कहती है और इसी घटना के साथ भोजन समारोह समाप्त हो जाता है। सभी लोग हॉल से बाहर जाने लगते हैं। शनाया जाते हुए भी देखती है कि अनमोल, अभिलाषा और चतुरा एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, जैसे मन ही मन एक दूसरे से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो। शनाया के दिल का शक पूरा यकीन में बदलने लगता है कि शायद उसने अनमोल को अच्छा इंसान समझकर गलती कर दी। शनाया अकेले ही हॉल से बाहर आती है और अपने कक्ष की तरफ बिना किसी से मिले ही जाने लगती है। शनाया चेहरे से बहुत उदास दिखाई देती है। झूमर के गिरने से सभी इतने सदमे में थे कि कोई किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि सबके मन में अपनी ही बातें चल रही थी। यहां शनाया चुपचाप अपने कक्ष के पास आती है। वहां पर सबसे पहले शनाया का सेवक दयाशंकर उसके कक्ष के बाहर खड़ा था, जो शनाया के आने पर उसके अंदर जाने के लिए अपने आप ही दरवाजा खोल देता है। शनाया से ज्यादातर कोई भी सेवक बातें नहीं करता था, क्योंकि शनाया की सारी जरूरतें और उसके रहन सहन का तरीका सारे सेवक समझ चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि सेनापति की बेटी बहुत बदल गई है। उसकी सारी चीजों का ख्याल रखने में जरा सी चूक हुई तो वो सबकी खबर लेने लगती थी। इसके अलावा शनाया हमेशा अपने काम से काम रखा करती थी। सारे सेवक भी शनाया से ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन दयाशंकर को आज शनाया की खामोशी में कुछ और ही दिखाई दे रहा था। शनाया कक्ष में जाने से पहले ही दरवाजे पर खड़ी रहती है और काफी देर तक सोच में खोई रहती है। दयाशंकर से रहा नहीं जाता और वो शनाया से पूछ लेता है, मालकिन सब ठीक तो है ना? शनाया जैसे कहीं खोई हुई थी और दयाशंकर ने उसे बात कहकर दोबारा होश में ला दिया। शनाया जवाब देती है, क्या? हाँ मैं ठीक हूं। शनाया के चेहरे का भाव देखकर दयाशंकर समझ जाता है कि शनाया शायद अपने कक्ष में जाना ही नहीं चाहती। वो दरवाजे पर हाथ दिए खड़ा रहता है कि शनाया अंदर आए और वो दरवाजा बंद करते, लेकिन शनाया अपना रास्ता बदल लेती है और चुपचाप सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। दयाशंकर शनाया की ऐसी हालत देखकर सोचने लगता है कि शायद शनाया झूमर के गिरने से सदमे में है, और आखिर सदमा लगे भी क्यों ना। कुछ पल पहले उसकी जान जाने ही वाली थी, लेकिन शनाया को उस झूमर के गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो दरअसल मायूस हो चुकी थी। शनाया सीढ़ियों से उतरती हुई सीधे बागीचे में आ जाती है, जहां कोई नहीं है। बागीचे के कोने में थोड़ी दूरी पर शनाया को वो छोटी सी कुटिया दिखाई देती है, जिसमें शिरीन रहा करती थी। शनाया मन ही मन सोचती है कि शायद शिरीन को चाहने वाला यहां एक भी इंसान नहीं होगा, तभी तो उसकी ऐसी हालत थी जो इतनी सी कुटिया में रहना पड़ता था उसे। शनाया ने अपनी बुद्धि और वीरता का इस्तेमाल करके वो हर चीज ले ली थी जिस पर शिरीन का हक होना चाहिए था, लेकिन अब प्यार और मोहब्बत किसी से छीना तो नहीं जा सकता था, चाहे आपके पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो। शनाया यही सब सोचते हुए बागीचे में लगे एक झूले पर बैठ जाती है। उस चांदनी रात और सुनसान पड़े बागीचे में शनाया झूले पर बैठी अपने पैरों से हल्का सा खुद को झुला रही थी। वो ये देख सकती थी कि दूर खड़े कुछ सेवक शनाया को इस तरह इतनी रात में अकेले बागीचे में बैठा देख आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उसे ये पता था कि वो ज्यादातर सिर्फ यही कह रहे होंगे कि सेनापति की बेटी दिमाग से शायद थोड़ी ढीली है। शनाया उन सेवकों से अपना ध्यान हटाकर बागीचे के बीचों बीच एक फव्वारे को देखती है, जिसका पानी चांदनी रात में इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा था जैसे उसे देखते ही इंसान के सारे तनाव कम हो जाए। वो फव्वारा वाकई बेहद सुंदर था। शनाया उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है और उसे पता नहीं चलता कि वो कब बदहवासी में उस झूले से उठकर उस फव्वारे के पास पहुंच गई थी। शनाया के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान थी और उस फव्वारे के कुंड में तैरती हुई खूबसूरत मछलियों को देखकर शनाया थोड़ा हल्का महसूस करने लगती है, मानो वो अनमोल और झूमर गिरने वाली सारी बातें कुछ पलों के लिए भूल गई। शनाया के मन में कुछ दिलचस्प सवाल उठने लगते हैं, जैसे आखिर बिना पंप वाली मोटर के ये फव्वारे कैसे चल रहे हैं? आखिर किस तरह की टेक्निक होगी इन कारीगरों की? शनाया को फव्वारे के कुंड में अपनी परछाई दिखाई देती है और वो चांद की रोशनी में झिलमिलाते हुए पानी के अंदर 13 साल की प्यारी सी शिरीन के चेहरे को देखती है और फिर एकदम से उसे ख्याल आता है, आखिर कोई इस बच्ची से इतनी नफरत कर सकता है? इस ख्याल के आते ही मानो शनाया के दिमाग में फिर से उथल पुथल सी मच जाती है। शनाया अपनी मुट्ठी जोर से कसती है और इन सब बातों को दोबारा अपने मन से निकालने की कोशिश करती है। तभी जड़ी बूटी शनाया से कहती है, क्या हुआ? तुझे गुस्सा किस बात पे आ रहा है? जड़ी बूटी के कहते ही जैसे शनाया को काफी देर बाद याद आया हो कि वो आजकल अकेले नहीं रहती। वो तो अपने साथ इस जड़ी बूटी को लेकर भी घूमती है, लेकिन ये अब तक चुप क्यों थी? शनाया जड़ी बूटी से पूछती है, तुम अब तक चुप क्यों थी? जड़ी बूटी जवाब देती है,
मुझे तेरे अंदर से अच्छी ऊर्जा महसूस हो रही थी। शायद तू कुछ देर के लिए अकेले वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए मैंने तुझे परेशान नहीं किया। जड़ी बूटी की इस बात से शनाया को अच्छा लगता है, भले ही वो मुफट हो और हमेशा उसके शब्दों में कड़वाहट घुली रहती हो, लेकिन कम से कम उसने इतना तो समझ ही लिया था कि शनाया इस वक्त सच में शांति में रहना चाहती थी। फिर जड़ी बूटी शनाया से कहती है, अच्छा एक और बात कहनी है। शनाया पूछती है, क्या बात कहनी है, बताओ। जड़ी बूटी कहती है, दरअसल मुझे माफी मांगनी थी तुझसे, मुझे माफ कर दे यार। शनाया को जड़ी बूटी की यह बात अजीब लगती है, क्योंकि उसने जड़ी बूटी से कभी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि जड़ी बूटी ऐसा भी कुछ कह सकती है। हालांकि शनाया को इसका कारण नहीं पता था कि जड़ी बूटी उससे किस बात के लिए माफी मांग रही है, इसलिए शनाया पूछती है, अब तुझे किस बात की माफी चाहिए। जड़ी बूटी कहती है, वो अनमोल को लेकर मैंने काफी कुछ कह दिया था। मुझे पता था कि वो ऐसा इंसान निकलेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि तुझे इतना ज्यादा बुरा लगेगा, और ये देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या माफ कर पाएगी शनाया अनमोल को उसकी इस घिनौनी हरकत की वजह से? क्या अनमोल के अंदर शनाया के प्रति कुछ बदलाव आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जड़ी बूटी शनाया से एक साफ मन से माफी मांगती है कि उसने अनमोल को लेकर शनाया के साथ कुछ ज्यादा ही बहस कर ली थी। अगर उसे पता होता कि अनमोल की हकीकत सामने आ जाने पर शनाया का दिल इस कदर टूट जाएगा तो शायद वो ऐसा कभी नहीं करती। शनाया जड़ी बूटी को जवाब में कुछ ऐसा कहना चाहती है जो आमतौर पर किसी के माफी मांगने पर लोग जवाब में कहते हैं, जैसे कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन शनाया को उसी पल मन में यह सवाल आता है कि आखिर वो इतना उदास क्यों हो रही है, वो भी एक ऐसे इंसान की करनी पर जो उसकी नाराजगी का भी हकदार नहीं था। और फिर शनाया मन ही मन ये फैसला करती है कि वो अनमोल के साथ भी वैसे ही पेश आएगी जैसे वो चक्रदेव के परिवार के बाकी लोगों के साथ पेश आई थी। शनाया एक लंबी सांस अंदर खींचती है और फिर पलटकर महल के अंदर जाने लगती है। शनाया के तेवर अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था और उसकी चाल में एक अलग ही हर चीज को इग्नोर करने वाला एटीट्यूड आ चुका था। शनाया सीधे अनमोल के कक्ष की तरफ जा रही थी। शनाया गुस्से में सीधे अनमोल के कक्ष में घुस जाती है। शनाया को अचानक अपने कक्ष में देखकर अनमोल एकदम से घबरा उठता है। शनाया अनमोल से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? अनमोल मासूम बनने का नाटक करते हुए जवाब देता है, क्या कह रही हैं आप छोटी बहन, हमको समझे नहीं। शनाया को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर अपने तेवर में आकर अपनी भाषा इस्तेमाल करते हुए कहती है, देख तू ना मेरा दिमाग खराब मत कर, मुझे साफ साफ बता तूने ऐसा क्यों किया। अनमोल शनाया पर गुस्सा करते हुए कहता है, शिरीन हम आपके बड़े भाई हैं, या आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। शनाया गुस्से में चुपचाप अनमोल को देखती रहती है और फिर काफी देर तक घूरने के बाद आगे आती है और कहती है, ठीक है, अगर इसी बात को यहीं पर दफन करना है तो कर देते हैं, लेकिन आइंदा कभी ऐसी टुच्ची हरकत मत करना, वरना अगर मेरी खोपड़ी घूम गई ना तो मैं तुझ पर झूमर नहीं गिरवाऊंगी, ऐसी चीज गिराऊंगी कि तेरी लाश कोई पहचान नहीं पाएगा, समझा। अनमोल अभी भी अनजान बनने का नाटक करते हुए कहता है, बहना ये आप किस तरह की बातें कर रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शनाया बिना कुछ बोले अनमोल को घूरते हुए वहां से चली जाती है। शनाया की आंखों में आंसू हैं, वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है और आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। शनाया गुस्से से लाल हो रहे अपने चेहरे को देख रही है। जड़ी बूटी अब तक खामोश है और फिर शनाया को न जाने अचानक से क्या हो जाता है, शनाया एकदम से हंसने लग जाती है और जोर जोर से हंसते हुए पूरे कक्ष में घूमने लगती है और न जाने किस बात पर ताली बजाने लगती है, जैसे उसे कुछ बड़ा ही रोमांचक लग रहा हो। जड़ी बूटी शनाया से पूछती है, अरे पागल तुझे क्या हो गया अचानक से, अभी तो एकदम गुस्से से लाल हो रही थी, अब ठहाके लगाकर हंस रही है। शनाया की हंसी कक्ष के बाहर खड़े सेवकों को भी सुनाई देती है और दोनों सेवक एक दूसरे को देखते हुए हैरानी में सोचने लगते हैं कि अचानक से शनाया इतनी जोर जोर से हंसने क्यों लगी। पहला सेवक दूसरे से कहता है, अब इसको क्या हो गया। दूसरा सेवक भी हैरानी से जवाब देता है, क्या बता भाई, मुझे तो लगता है कि पिछले कुछ दिनों से इसका दिमाग घूम चुका है, देख नहीं रहो कैसी कैसी हरकतें कर रही है। अंदर शनाया के ठहाके रुकते हैं और वो खुद को काबू में लाकर अपनी हंसी रोकते हुए बिस्तर पर बैठ जाती है और फिर जड़ी बूटी कहती है, अरे मुझे भी तो बता, ऐसा क्या सोच लिया तूने, मुझे भी तेरी तरह हंसना है, आखिर इस पागलपन का राज क्या है। शनाया किसी गहरे ख्याल में खोई हुई होती है और जड़ी बूटी से कहती है, मुझे हंसी खुद पर आ गई, क्योंकि मैं कभी ऐसी थी नहीं। मुझे कोई प्यार करे या नफरत करे, इससे मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी जिंदगी में प्यार, मोहब्बत, इमोशन, ये सारी चीजें थी नहीं। जब भी सुबह उठती थी फोन आता था कि
आज उस जगह पर बम फटने की वार्निंग मिली है। उस जगह पर किसी आतंकवादी गिरोह का अटैक होने वाला है, कहीं पर एक ड्रग माफिया की मीटिंग होने वाली है। और फिर शाम को जब घर आती थी तब तक मेरी पिस्टल से ना चाहते हुए भी 10-12 राउंड फायर हो चुके होते थे। और इस तरीके से मेरे दिन की शुरुआत और अंत हुआ करता था। लेकिन अब तो मैं बदल गई हूँ। मैं तो इतनी सी बात पर रोने लग गई। मैं तो भूल गई कि मेरे साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मुझे जान से मारने के लिए अनगिनत लोगों ने अनगिनत बार कोशिश की है, तो ये अनमोल किस खेत की मूली है। शनाया बिस्तर से उठती है और जाकर शीशे के सामने बैठ जाती है और खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, आखिर इन सबका क्या मतलब है। शनाया शिरीन के मासूम चेहरे को देखते हुए जड़ी बूटी से कहती है, आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। जड़ी बूटी कोई जवाब नहीं देती। फिर थोड़ी देर बाद शनाया खुद से ही कहती है, अच्छा हाँ, मैं तो भूल गई थी, इस मामले में तो तेरे मुंह के ऊपर ताला लगा हुआ है। जड़ी बूटी शनाया से कहती है, देख जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दे। शनाया एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे यार। जड़ी बूटी हैरानी में कहती है, क्या 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 कहा तूने अभी। शनाया अपनी बात दोहराते हुए कहती है, मैंने कहा मुझे माफ कर दे। जड़ी बूटी तंज कसते हुए कहती है, कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे। शनाया कहती है, तेरे कान हैं कहाँ। जड़ी बूटी कहती है, हाँ नहीं है, लेकिन तेरी इस माफी पर मुझे हैरानी हो रही है। शनाया कहती है, दिल से कहा है मैंने, क्योंकि मुझे लगा कभी कभी सच में कुछ मैं ज्यादा ही बोल देती हूँ तुझे। जड़ी बूटी मजे लेते हुए कहती है, अरे बस कर बहन बस कर, अब मैं रो पड़ूंगी। शनाया हंसती है, फिर अपनी जेब में हाथ डालकर जड़ी बूटी को बाहर निकालती है और उसे सामने मेज पर रखकर मुस्कुराते हुए देखती है और फिर अपनी उंगलियों से उस जड़ी बूटी को प्यार से छूने लगती है। जड़ी बूटी शनाया से कहती है, ओए क्या कर रही है तू, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं। शनाया को हंसी आ जाती है और वो कुर्सी से खड़ी होकर जाते हुए कहती है, ठीक है मैं जा रही हूं सोने, गुड नाइट। जड़ी बूटी भी जवाब देती है, हाँ ठीक है, आज तो मुझसे दूर ही रहे, तेरे इरादे सही नहीं लग रहे मुझे। शनाया हंसकर कहती है, चुप कर, गंदी सोच। अगली सुबह शनाया की नींद खुलती है और उसे एहसास होता है कि उसकी नींद जड़ी बूटी के लगातार चिल्लाते रहने के कारण टूटी है। जड़ी बूटी लगातार चिल्ला रही है, अरे जल्दी उठ जा, देख बाहर कुछ हो रहा है, जाकर देख, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। शनाया आंख मलते हुए उठती है और कहती है, अरे कौन सा भूकंप आ गया, रुक जा देखती हूँ। और ये कहकर शनाया कक्ष का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि शनाया के कक्ष के बाहर खड़े दोनों सेवक गायब हैं। शनाया थोड़ा आगे बढ़कर गलियारे से नीचे झांकती है तो देखती है कि महल के अंदर कुछ अलग सा माहौल बना हुआ है। सारे सेवक किसी न किसी काम से यहाँ वहां भाग रहे हैं, जैसे किसी बड़े इंसान के आने से पहले उसके स्वागत की तैयारियों का इंतजाम किया जा रहा हो। शनाया सीढ़ियों से उतरकर महल के बाहर बागीचे की तरफ जाती है तो देखती है कि कई सारे सेवक थाल में अच्छे अच्छे पकवान लेकर बड़े हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। उनमें से एक सेवक शनाया के कक्ष के बाहर खड़े रहने वाला दयाशंकर भी होता है। शनाया दयाशंकर को रोक कर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दयाशंकर जवाब देता है, छोटी मालकिन, महल में राजकुमार चैतन्य और राजकुमार बालासुंदरम अचानक से पधारे। उनके यहाँ आने की कोई सूचना भी नहीं मिली थी, इसीलिए प्रभु और बड़ी मालकिन ने हम सबको एक साथ काम पर लगाया है ताकि उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह जाए। ये सारे पकवान भी उन्हीं के लिए हैं। और फिर दयाशंकर जल्दबाजी में शनाया से कहता है, माफ कीजिएगा छोटी मालकिन, लेकिन मुझे जाना होगा। और दयाशंकर भागता हुआ वहां से चला जाता है। शनाया थोड़ा आगे बढ़कर हॉल की तरफ दूर से देखती है कि हॉल के दरवाजे के बाहर राजकुमार चैतन्य और सेनापति चक्रदेव आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। तभी राजकुमार चैतन्य की नजर दूर से ही शनाया पर पड़ती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जैसे वो मुस्कुराहट शनाया के लिए ही हो। शनाया भी बदले में मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन शनाया को अभी भी समझ नहीं आता कि आखिर अचानक से राजकुमार चैतन्य और राजकुमार बालासुंदरम बिन बुलाए मेहमान की तरह ऐसे क्यों आ गए हैं। शनाया के मन में डर लगने लगता है कि कहीं राजकुमार चैतन्य को ये समझ में तो नहीं आ गया कि शनाया ही वो शख्स है जिसने उसके शरीर में फैले जहरीले इन्फेक्शन को ठीक किया था, या शनाया ही वो लड़का है जो उससे उद्योग भवन में मिला है। शनाया अपने कक्ष में जल्दबाजी में आकर जड़ी बूटी को सब कुछ बताती है। जड़ी बूटी शनाया से कहती है, अरे उस राजकुमार चैतन्य को तुझ पर शक हो गया है कि उसका इलाज करने वाला इंसान और तू एक ही है, और वो लड़का भी तू ही है जो भेष बदल कर उसे उद्योग भवन में मिला था। शनाया जड़ी बूटी की इस बात से घबरा उठती है और उसे इस बात को सच मानने का दिल नहीं करता, और वो तुरंत जवाब देती है, हट, ऐसा थोड़ी होता है, वो उस वक्त होश में कहाँ था जो मुझे पहचानता। जड़ी बूटी जवाब देती है, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और उसने तेरी तरफ देखा भी था, हो सकता है उसे बाद में सब कुछ याद आ गया हो। शनाया को यहाँ टेंशन होने लगती है और फिर धीरे से वो कुर्सी पर बैठकर सोचने लगती है और कहती है,
अगर उसे ये सब पता चल गया होगा कि मैं ही वो लड़का हूं, तो वो सबके सामने इस बात को बता देगा, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी? जड़ी बूटी शनाया को जवाब देती है, तो इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? उसकी बात को सिरे से खारिज करते हुए कह देना कि तुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो बस इसी बात को दोहराते रहना कि आप क्या कह रहे हैं, मैं तो कुछ समझ भी नहीं पा रही। बस ये समझ लेना कि तुझे ढीठ बनने की हद पार कर देनी है, क्योंकि उसके पास कोई सबूत भी तो नहीं है। शनाया भी याद करने की कोशिश करती है कि क्या सच में उसने राजकुमार चैतन्य के शरीर पर या उसके कमरे में ऐसा कोई सबूत तो नहीं छोड़ा था जिससे वो पकड़ी जाए। जड़ी बूटी शनाया की सोच को पढ़ लेती है और उससे कहती है, अब इतना भी मत सोच। मैंने कहा ना, उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे कि वो सिद्ध कर पाए कि वो जोकर लड़का तू ही थी। और अगर कोई सबूत होता तो वो इस तरह से बिन बुलाए नहीं आता। वो अचानक से इसीलिए आया है ताकि तेरे हाव भाव देखकर अंदाजा लगा पाए, लेकिन तू उसके सामने एकदम साधारण बर्ताव करना, खुद के ऊपर शक पैदा करने का कारण ही मत छोड़ना। शनाया कहती है, ठीक है। तभी इतने में शनाया के कक्ष के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। शनाया दरवाजा खोलती है तो बाहर एक सेवक खड़ा होता है और शनाया से कहता है, छोटी मालकिन, राजकुमार बालासुंदरम और राजकुमार चैतन्य अचानक से पधारे हैं, क्योंकि उन्हें अनमोल बाबू के आने की खबर मिली थी और वो उनसे मिलने आ गए। नीचे सब कोई भोजन करने वाला है और आपको वहां बुलाया गया है। शनाया सेवक को जवाब देती है, ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। और शनाया जल्दी से अंदर जाकर जड़ी बूटी से कहती है, अरे यार, ये लोग तो अनमोल से मिलने आए हैं, मैं तो खामखा ही घबरा रही थी। जड़ी बूटी शनाया को जवाब देती है, मेरी बात सुन, ये अनमोल इन दोनों के लिए इतना भी अनमोल नहीं है कि सुबह उठते ही सेनापति चक्रदेव के महल में धमक पड़ जाए। उस अनमोल के अंदर कोई हीरा मोती चढ़ा है क्या, जिसे नोचने के लिए वो दोनों सुबह सुबह ही आ गए? मेरी बात मान, ये राजकुमार चैतन्य यहाँ आया है तो सिर्फ तेरे लिए, उसे बस उसके शक को यकीन में बदलने के लिए, तेरे हाव भाव देखने। तो बस आराम से जा और जाना इस तरीके से जैसे तुझे भी उसके आने से उतनी हैरानी है जितनी सबको हो रही है। तू भी ऐसा बर्ताव करना कि तुझे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। शनाया कहती है, ठीक है, यहाँ इतने दिनों में रहते रहते इतना नाटक करना तो सीख ही गई है। और फिर शनाया नहाकर तैयार हो जाती है और फिर जड़ी बूटी को अपनी जेब में रखकर कक्ष से बाहर निकलती है और फिर सीढ़ियों से उतरती हुई बागीचे की दूसरी तरफ बने बड़े से हॉल की तरफ बढ़ने लगती है। शनाया उस बड़े से हॉल में जाती है जहां सभी लोग पहले से इकट्ठा हैं। हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सी खाने की मेज लगी है जो गोलाकार है और उसके चारों तरफ आलीशान कुर्सियां लगी हैं जिस पर राजकुमार बालासुंदरम, राजकुमार चैतन्य, सेनापति चक्रदेव और उसकी पत्नी शकुंतला देवी बैठे हैं और दूसरी तरफ चतुरा, अभिलाषा और अनमोल भी मौजूद हैं। शनाया देखती है कि इन सबके अलावा वहां पर एक ऐसा इंसान मौजूद है जिसे वो पहचान नहीं पाती। यह आदमी दिखने में साधु जैसा लगता है और न ही सेनापति चक्रदेव का कोई रिश्तेदार मालूम होता है और न ही ऐसा लगता है कि राजकुमार चैतन्य या बालासुंदरम से उसका कोई संबंध हो। वो साधु राजकुमार चैतन्य के ठीक बगल में बैठा होता है और राजकुमार चैतन्य उस साधु के साथ धीमी आवाज में कुछ फुसफुसाकर बातें कर रहा होता है। शनाया उन दोनों की कानाफूसी को देखती है और उसे कुछ गड़बड़ मालूम होती है। शनाया को देखते ही राजकुमार चैतन्य अपनी कानाफूसी बंद करके सीधा बैठ जाता है और शनाया की तरफ वो साधु गौर से देखने लगता है। शनाया भी उस साधु को देखती है और तभी चक्रदेव शनाया को देखकर खुशी से खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, आइए शिरीन बेटी, आइए, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। क्या शनाया के इस राज का पर्दाफाश आज हो जाएगा कि वो कौन है? क्या शनाया इस दुविधा से बच निकलने का कोई रास्ता निकाल लेगी? आखिर क्या कर रहा था वो अनजान साधु राजकुमार चैतन्य के साथ और दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।